Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss important topics of Delhi University Seoul and the subject is international business. International business का ये पार्ट 2 होने वाला है, सेमेस्टर 6 है, बीकॉम थर्ड ईयर और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डिस्कस करेंगे एशियान और नाफ्टा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स रहने वाली हैं वो सारी के सारे मैंने कोशिश की है कि मैं कवर कर सकूं। नाउ सबसे पहले है मैं WTO की बात करती हूँ। WTO कब बना था, इसके नोट्स बनाते रहो साथ साथ। 1995 में WTO बना था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन्होंने बोल रखा है जो इम्पॉर्टेंट है ये किसके थ्रू बना, मतलब पहले ये ऑर्गेनाइजेशन गेट के नाम से जानी जाती थी, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और उसके बाद इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए जिसके बाद ये आपका WTO बना गया। आगे इसकी डिस्कशन करें तो इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और आते हैं, दैट इज जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एग्रीमेंट पे बेस्ड है। एक एग्रीमेंट साइन किया गया था बाय मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड ट्रेडिंग नेशन, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इसका मेन ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करना, और इसके अंदर कितनी मेंबर्स हैं, 164 मेंबर कंट्रीज़ है। अब ध्यान से सुनना, जब भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा सबसे पहले WTO इसकी फुल फॉर्म कब आया था, तब किससे मिलके बना, गेट से बना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। और एक और चीज़, डेट 1995 में बना, किससे मिलके बना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनी कंट्रीज से मिलके ये बना है, और इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी है, 25। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो भी एलिमेंट्स हैं वो मैंने कवर किए हैं इसके अंदर। अब ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑपरेशंस, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले देखो, नंबर 1 इज टू सेट एंड इन्फोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाना, टू प्रोवाइड अ फॉरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड को लिबरल करना, इतनी छूट देना ताकि जितने भी बिजनेस फर्दर हो रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्शन से बचाया जा सके, जैसे LPG जिसमें ज़्यादा आई थी। ट्रेड डिस्प्यूट्स, अगर कोई कंट्रीज़ में ट्रेड डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो उसको ठीक किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और सारी की सारी जितने भी कंट्रीज़ वगैरह हैं वो कोऑपरेट करके काम कर सकें, और डेवलपिंग कंट्रीज़ बेनिफिट फुल्ली फ्रॉम ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। हर कंट्री अपनी अपनी जगह डेवलपमेंट में ले आ सके। तो सबसे पहले रूल्स बनाना, मॉनिटर करना, लिबरलाइजेशन से काम करना, ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ट्रांसपेरेंसी लेके आना, ये मेन एलिमेंट्स है जो कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो, और ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को बढ़ाना, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद था। अब आगे देखो, गेट जो है वो फोकस करती है एक्सक्लूसिवली गुड्स पे, गेट जो है वो फोकस करती थी गुड्स पे, जबकि WTO है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे ट्रेड करती है। दैट इज़ वाई जब इससे इसमें बनाया गया तो ये चीज़ की इम्प्रूवमेंट हुई। आगे देखो, अब ट्रेड डिस्प्यूट की रिजोल्यूशन के बारे में बात कर दी। अगर कहीं भी किसी भी कंट्रीज़ में अपने डिस्प्यूट्स होते हैं तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह भी ये काम करती है, ठीक है, और उसको टाइटन करना है, रिलैक्सेशन करनी है, उसके हिसाब से इसको अथॉरिटी देती है ये। नेक्स्ट इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। अलग अलग इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पॉलिसी बनती है, तो उस पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट रखना, उस पॉलिसी में काम करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद है। अब ध्यान से सुनना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है वो डिस्कस कर लिया, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स में ही इसके फीचर्स आ जाएंगे। ध्यान रखना, अगर आपसे फीचर्स पूछे, ऑब्जेक्टिव्स पूछे, एक ही बात है। नेक्स्ट टॉपिक, इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचा मैंने, आपको जो मेन था वो क्रक्स बता दिया।
ट्रिप्स की बात करते हैं। ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये इसकी फुल फॉर्म है। सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद WTO एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होता था कि पहले के टाइम पे जैसे जो कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, उसके लिए ना कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बने थे इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये क्या गया, ट्रिप्स ये है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, जो भी ट्रेड रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि किससे रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट से रिलेटेड है, उनकी एग्रीमेंट और उनके मल्टीपल राइट्स के बारे में इसमें बात की गई है। ये ट्रेड रिलेटेड राइट्स की बात की गई है इसके अंदर, ट्रिप्स के अंदर। और ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है जो कि एक ट्रेड की क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता है। ये डिस्प्यूट्स को भी ठीक करता है। जब लोगों को अपने राइट्स वगैरह की क्लैरिटी होगी तो उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स वगैरह भी नहीं होंगे। WTO member the latitude to achieve their domestic policy objective. It frames the IP system in terms of innovation, ताकि हमारी कंट्री में इनोवेशन बढ़े, टेक्नोलॉजी बढ़े, ट्रांसफ़र हो सके, पब्लिक वेलफेयर हो सके, एग्रीमेंट को लीगली रिकग्निशन दी जाए। मतलब बहुत ज़्यादा इसके रिलेटेड डिस्कशन की गई थी कि IP में ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। और भी इसके अंदर बता रखे हैं कि कौन कौन से चीज़ों के बारे में मोस्टली बोला गया है। सबसे पहले कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स, ये सेक्शन 1 में बात की है। ट्रेडमार्क सेक्शन 2 में आता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि किसी कंट्री की बहुत फेमस होती है, जैसे आगरा का पेठा, ऐसे ऐसे कुछ होती है ना, बनारस की साड़ी, ये होती है, ये उस स्पेसिफिकली पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होती है, तो वो होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, जो कि स्पेसिफिकली उसका ही डिज़ाइन है। पेटेंट्स हैं, लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स और प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। इन सब का ध्यान रखा गया आपका IP के अंदर। और ये बोला गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, और ये बोला गया अगर इनसे रिलेटेड कोई भी अगर कुछ गलती करता है तो उसके लिए बहुत सारे कंप्लेंट्स वगैरह दी जाएगी और इससे रिलेटेड वर्क किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ट्रिप्स पे। ट्रिप्स के बारे में देखो इसमें क्या लिखा है। ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। अगर ट्रेड करते हैं हम, ट्रेड की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम FDI या तो हम FDI से के थ्रू करते हैं या FII के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करोगे, उसमें किस तरीके से काम करोगे। तो एक ये एग्रीमेंट था, ट्रिप्स एक एग्रीमेंट था जो कि किसके लिए था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिमूवल ऑफ क्वांटिटीज रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस जो आपने लगाई हुई है ना, उनको रिमूव करो। 5 इन्वेस्टमेंट मेजर विच आर इनकंसिस्टेंट विद जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट एंड अकॉर्डिंग नेशनल ट्रीटमेंट एंड ऑन जनरल एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। बेसिकली मेन मकसद इनका यही था कि क्वांटिटीज़ पे जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है उनको मिनिमाइज किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक तरीके से रोकते हैं कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। अब आगे देखो, टू यूज़ लोकल इनपुट्स टू प्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्ट एज अ कंडीशन टू ऑब्टेन इम्पोर्टेड गुड्स एज इनपुट टू बैलेंस फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा एक बात बताओ, जब मेरी कंट्री में करेंसी आएगी तो फॉरेन एक्सचेंज मेरा इम्प्रूव होगा। ऑन इम्पोर्टिंग इनपुट्स विद फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थ्रू एक्सपोर्ट एंड नॉट टू एक्सपोर्ट मोर देन द स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ लोकल प्रोडक्शन। मीन्स एक्सपोर्ट को बढ़ाओ लेकिन जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से बढ़ाओ। ये ट्रिम्स का कहना था। ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो एक भी आप स्किप करोगे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर इज द नेम ऑफ वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल लीगल एग्रीमेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 4 मेजर्स हैं जिसमें से ट्रिम्स भी एक नाम आता है। ट्रिम्स वो रूल्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। ट्रिम्स आर रूल्स दैट रिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स। ये कहता है कि डोमेस्टिक फर्म्स को रिस्ट्रिक्ट करता है ना, जो उसकी प्रेफरेंस को बढ़ाओ।
उसको ज़्यादा प्रेफर करो। इंटरनेशनल फर्म्स टू ऑपरेट मोर इजीली विद इन फॉरेन मार्केट, मीन्स जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करो उसकी प्रेफरेंस को, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फर्म्स को ऑपरेट करने के लिए इजीली आप अलाउ करो। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखी हैं चीज़ें इंपॉर्टेंट। ट्रिम्स में इंक्लूड रिक्वायरमेंट टू, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ लोकल कंटेंट। हमने लोकल कंटेंट एक जगह अचीव कर लिया, हमने उतना जो टारगेट बनाया था वो अचीव कर लिया। अब सर्टेन लेवल पहले मैंने अचीव किया, लोकली प्रोड्यूस किया, कुछ परसेंट मैंने गुड्स बाहर बेच दिए, एक्सपोर्ट कर दिए, बैलेंस जो था, और बैलेंस द अमाउंट परसेंटेज ऑफ इम्पोर्ट विद द अमाउंट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट। जो बैलेंस बचा उसको देखो परसेंटेज ऑफ इम्पोर्ट और परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट के साथ। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोप्राइटरी बिजनेस इंफॉर्मेशन टू लोकल पर्सन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो और प्रोप्राइटरी बिजनेस इंफॉर्मेशन टू लोकल पर्सन को, वहाँ के आसपास के लोगों को। फिर इन्होंने बोला है आगे कि ये मैंडेटरी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट ट्रिम्स के एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। द ट्रिम्स एग्रीमेंट डज नॉट कवर सर्विसेज, ये ध्यान देना, ट्रिम्स एग्रीमेंट सर्विसेज को कवर नहीं करता। द एग्रीमेंट वेंट इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1995 और इसकी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है अभी तक की। ये कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं दिख रहा। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़ प्रिंट, देख लो क्या है, लोकल कंटेंट मिक्सिंग रिक्वायरमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़ प्रिंट, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ डिवाइडिंग बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट कंज्यूमर गुड्स। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के देख लिया मैंने, ये ऐड कर लिया ताकि आप लोग को एक बार रिव्यू देना है तो आप लोग रिव्यू देना। प्रेजेंट स्टेटस कुछ बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार। प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका, द ट्रांजिशन पीरियड अलाउड टू डेवलपिंग कंट्रीज, ये डेवलपिंग कंट्रीज को अलाउ कर रहा है, ठीक है। 31 दिसंबर 1999 से इन्होंने काम करना शुरू किया। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, इन सच केसेस इंडिविजुअल मेंबर हैव टू अप्रोच, किसको अप्रोच करना पड़ेगा, इंडिविजुअल अगर कोई मेंबर है तो, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स with justification based on their specific trade, financial and development needs accordingly 9। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ की नाम दे रखे हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो कि कहीं ना कहीं इसको एक्सटेंड कर रहा है और हेल्प कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया हैज़ प्रपोज ड्यूरिंग सेटलमेंट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस दैट एक्सटेंशन ऑफ ट्रांजिशन पीरियड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ट्रांजिशन पीरियड जो है डेवलपिंग कंट्रीज का शुड बी ऑन मल्टीलेटरल बेसिस, एक बेसिस पे नहीं होना चाहिए, काफ़ी सारे बेसिस पे होना चाहिए, मल्टीलेटरल बेसिस पे ट्रेड होना चाहिए, इंडिया कह रहा है। और जो अपॉर्चुनिटी है शुड बी प्रोवाइडेड, वो ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एंड मेंटेन दैम फॉर एन एक्सटेंडेड ट्रांजिशन पीरियड। The settlement ministry conference was inconclusive and no decision would be taken on the proposal। देखो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या है, ट्रिम्स की जो आपकी डेफिनेशन हो गई वो, और क्या इम्पॉर्टेंट है जो कि उसके जो मेन पॉइंट्स बताए थे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने ट्रिम्स के। लोकल कंटेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेजर रिक्वायरिंग द परचेज ऑफ specific goods, enterprise of domestic product, whether specific in terms of particular product, in terms of volume or value of product, means आपको volume means quantity और value means price multiply amount multiply quantity means amount, दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लोकल कंटेंट की रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हो। तो ट्रिम्स दोनों जगह ही लगता है। बैलेंसिंग, ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट, कुछ बैलेंस भी है जो कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोल रखा है, मेजर रिक्वायरिंग दैट एंटरप्राइज परचेज और यूज इम्पोर्ट प्रोडक्ट को लिमिटेड करो, और वॉल्यूम वैल्यू गुड्स का जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उनको बढ़ाओ।
ये कह रहे हैं। फिर आगे फॉरेन एक्सचेंज पे रिस्ट्रिक्शंस, मेजर रिस्ट्रिक्टिंग द इम्पोर्टेशन, देखो दोबारा बोल रहे हैं, इम्पोर्टेशन बाय एन एंटरप्राइज ऑफ अ प्रोडक्ट, उसको रिस्ट्रिक्ट करो। फॉरेन एक्सचेंज को हमें बढ़ावा देना है, फॉरेन एक्सचेंज की रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करो और एक्सपोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव करो। इतना ही काफ़ी था उसके अंदर। टैरिफ एंड टैरिफ रेट कोटास, देखो क्या है इसमें, एक टैरिफ आएगा, एक नॉन टैरिफ आएगा। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस जो हम इंपोर्ट्स पे लगाते हैं। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की। दे आर इम्प्लीमेंटेड फॉर 2 क्लियर इकोनॉमिक पर्पजेस, 2 क्लियर इकोनॉमिक पर्पज हैं जिसके लिए किया जाता है। पहला पैसा, सेकंड क्या बोल रखा है, इम्प्रूव इकोनॉमिक रिटर्न टू फर्म, सप्लायर रिसोर्सेज को रिटर्न मिल सके। तो ये टैरिफ है। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस लगाना, जो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे लगाते हैं एक तरीके से इम्पोर्ट्स पे, उनकी बात कर रहे हैं ये। नेक्स्ट कह रहा है, पहला कह रहा है पैसे के लिए करते हैं, दूसरा कह रहा है कि हम अपनी इकोनॉमिक रिटर्न्स के लिए करते हैं। टैरिफ को बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है इनकम के लिए और फॉरेन कंपटीशन के लिए, और इकोनॉमिक कॉस्ट को अर्न करने के लिए प्राइजेस बढ़ जाते हैं। अगर आप टैक्सेस लगाते हो तो उस पे भी ये क्या करता है, देखता है, निगरानी रखता है। देयरफॉर सिंस 1948 व्हेन एवरेज टैरिफ ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सीडेड 30% मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये कह रहे हैं कि 1948 के अंदर जो टैरिफ है उसको 30% से भी बढ़ चुका था। Those economics have sought to reduce tariff, तभी टैरिफ को कम किया गया गेट के आते आते। और फिर जब WTO आया, गेट आया था उर्गे राउंड में, और जब WTO आया तो और इन्हेंस किया गया, इस पे और वर्क किया गया कि टैरिफ को हम किसी तरीके से बिल्कुल कोशिश करें कि मिनिमाइज करना। नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, कि हम टैरिफ नहीं लगा रहे लेकिन और रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। कैसे, कंट्रीज यूज मैनी मैकेनिज्म टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट, बाहर का सामान यहाँ आना जितना कम कर सके उतना करें। अ क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द उर्गे राउंड ऑफ गेट नेगोशिएशन शेयर्ड बाय यूएस वाज एलिमिनेट कर दो नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ और कोटाज मीन्स वॉल्यूम, जितनी भी क्वांटिटीज़ होती है ना उससे स्पेसिफिकली क्या होता है, कोटा लगाने का मतलब आप इतनी ही रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज़ को लेकर आ सकते हो अपनी कंट्रीज़ के अंदर। तो उन्होंने ये बोला है कि कहीं ना कहीं हमें नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। टैरिफ बैरियर्स में टैक्सेस लगा देना और नॉन टैरिफ बैरियर्स में रिस्ट्रिक्शंस लगा देना क्वांटिटी के ऊपर, है ना, और सब चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। मतलब ये भी एक तरीके से कह रहा है कि इम्पोर्ट कम करो, वो भी एक तरीके से कह रहा है इम्पोर्ट कम करो। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें नॉन टैरिफ बैरियर्स एग्रीकल्चर कमोडिटीज से एलिमिनेट कर देना चाहिए और टू रिप्लेस देम विद टैरिफ, अ प्रोसेस कॉल्ड tarification. Tarification of agriculture commodities were largely achieved and viewed as a measure of success. 1994 में ये देखा गया कि नॉन टैरिफ बैरियर के कंपैरिजन टैरिफ बैरियर्स लगाने से ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट्स हैं। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट हैव यूज्ड डोमेस्टिक कंटेंट रेगुलेशन टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट। डोमेस्टिक कंटेंट का यूज़ करती है। अब इसका मतलब क्या है ये सुनो। Domestic content regulation typically specify the percentage of product's total value that must be produced domestically in order for the product to be sold in domestic market. ये कह रहे हैं कि domestic content का मतलब है रेगुलेट कर देना, परसेंटेज को ही रेगुलेट कर देना। 2% ही आप सेल कर सकते हो, 3% ही आप मंगवा सकते हो। तो टोटल वैल्यू की परसेंटेज को हमने क्या कर दिया आपको वो कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यह है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज अपनी डोमेस्टिक जो भी आप वो करते हो, लोकली जो आप प्रोड्यूस करते हो, कंटेंट रिक्वायरमेंट उसको क्या करते हैं, देख रखते हैं। कंटेंट रिक्वायरमेंट टू फोस्टर एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, दे आर नॉर्मली यूज्ड इन कंजक्शन विद अ पॉलिसी और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है आप टैरिफ लगाओ या नॉन टैरिफ लगाओ, उसको कम से कम कोशिश करो
मिनिमाइज हो सके। बिल्कुल। चलो अब ग्लोबलाइजेशन से पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो दी थी उसमें मैंने ग्लोबलाइजेशन डिस्कस किया था और डिटेल में डिस्कस किया था, आप उसको गो थ्रू करना क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्लोबलाइजेशन है। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है तो वर्ड से ही समझ आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन इन दोनों से मिलके ग्लोबलाइजेशन बनता है। क्या है मतलब समझो, ये कह रहे हैं कि आपको ग्लोबलाइज्ड तो ध्यान रखना ही है, लेकिन आपको डोमेस्टिकली भी ध्यान रखना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, दोनों तरीके से। सिर्फ ऐसे नहीं कि आप इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो। देखो कैसे ग्लोबलाइजेशन कॉम्बिनेशन है ग्लोबलाइजेशन का लोकलाइजेशन का। emphasize the idea that product or services developed and distributed globally, जो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट होती है वो ज़्यादा सक्सीड होती है इफ़ इट इज़ अडेप्टेड टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल प्रैक्टिस। पहले लोकल में प्रैक्टिस करो खूब सारी, तभी वो जाके आपकी कहाँ पे हेल्पफुल होगी, ग्लोबल लेवल पे। लोकलाइजेशन में ज़्यादा मदद करोगे तो वो ग्लोबल लेवल पे हेल्प करेगी आपकी। लोकल प्रैक्टिस, लेजिस्लेशन, फिस्कल रिगाइम, सोशल पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब इन सबको अगर वो लोकली फॉलो कर रही है ना तो वो ग्लोबली तो फॉलो कर ही लेगी। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो पहला कह रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो एक सेंस व्हेन अ फर्म फेसेस हाई प्रेशर, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर फर्म के ऊपर होता है तो वो एक रिस्पॉन्सिव तरीके से काम करती है। There are significant opportunities for leveraging valuable skills, क्योंकि भाई ग्लोबल लेवल पे आप काम कर रहे हो प्लस आपने लोकल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रखा है तो आपके पास वैल्यूएबल स्किल्स तो होंगी। विद इन अ मल्टीनेशनल ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन, ग्लोबलाइजेशन से जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है वो लोकल टेस्ट को भी ऑक्यूपाई करता हुआ आता है। लोकल कम्युनिटीज आर इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन कल्चर। ये मदद करता है आप लोगों को मल्टीनेशनल कंपनीज को ग्रो करने में। समझे? इजी है ये वाला पॉइंट। उसके बाद देखो ग्लोबलाइजेशन और कहाँ मदद करता है। ग्लोबलाइजेशन मदद करता है कस्टमर्स को कनेक्ट करने के लिए इमोशनल लेवल पे, also leverage its global position. This is the most important aspects that lead to success of the company. ये एक तरीके से जब आप कंज्यूमर को कनेक्ट कर पाओगे रीजन के बेसिस पे, ग्लोबल के बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं आप उससे इमोशनली कनेक्ट होगे तो वो MNC और ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी हेल्प होगी। अनदर पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का क्या है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज को रेवेन्यू ऑफर करके देता है। देखो पहला पॉइंट रेवेन्यू ऑफर करके देता है, दूसरा पॉइंट इमोशनल लेवल क्रिएट करके रखता है, अपने कंज्यूमर को कनेक्ट करके रखता है। और भी हमने एक और पॉइंट पढ़ा था वो आप देख लेना। ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देगा, अपॉर्चुनिटीज देखो। अब मैं इसका क्रक्स लिखवाती हूँ आप लोगों को। देखो एक मिनट मुझे दो, इसको ऊपर स्क्रॉल कर लूँ। हाँ देखो इन्होंने क्या क्या बताया। इन्होंने कहा है कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देगा, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या होगा, फॉरेन कल्चर, डिफरेंट फॉरेन कल्चर का भी इसके अंदर है। तो हाई प्रेशर के अंदर कल्चर है इसमें, हाई प्रेशर में भी ये एक सेंस क्रिएट करता हुआ चलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ये कनेक्ट करके रखेगा, क्योंकि हम रीजनल वाइज भी देख रहे हैं तो इसकी कनेक्टिंग कंज्यूमर कैपेसिटी अच्छी होगी। ये हो गई आपकी एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देखो, डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस इकोनॉमिक दिस स्ट्रेटेजी क्या है कि कंपनीज आर अनेबल टू रियलाइज लोकेशन इकोनॉमीज और फेलियर टू ट्रांसफर कोर कॉम्पिटेंसीज। अच्छा ऊपर वाले पॉइंट में आप एडवांटेजेस में लिख सकते हो कि कंपटीशन बढ़ेगा, यहाँ पे आप कह रहे हो कि कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल होगी और फेलियर के चांसेस देखने पड़ सकते हैं। डिफिकल्ट होता है। अच्छा एक और चीज़ है, बहुत ही कम फर्म्स ऐसी होती हैं जो लोकली भी सक्सेसफुल होती हैं और ग्लोबल लेवल पे भी
बहुत सक्सेसफुल हो जाती हैं। और ये डिफ़िकल्ट होता है कि इम्प्लीमेंट कर पाना लोकल स्ट्रैटेजी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम्स होती है। दिस मीन्स दैट ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज, हमेशा फ़ायदा नहीं देता मल्टीनेशनल कंपनीज को, बिकॉज individual and groups in each region or country can choose to accept or reject the product offering for the company's presence। क्या कह रहा है कि ये फिर डिपेंड करता है कि आपको चूज करना है कि रिजेक्ट करना है कि कंपनी क्या जो प्रेजेंस है वो जो दे रही है, आपको जो भी प्रेफरेंसेस दे रही है उसको आपको रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है। आगे देखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इनके बीच में डिफरेंस बताना है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आया हुआ है कई बार। फिक्स्ड रेट इज द सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट डिसाइड द एक्सचेंज रेट। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कौन होती है? जो कि कंट्री के हिसाब से डिमांड चल रही होती है जिसकी, और जिसकी कंट्री के हिसाब से सप्लाई चल रही होती है, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहलाता है। अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। फिर इम्पैक्ट ऑन करेंसी। करेंसी यहाँ पे क्या करती है? डीवैल्यूड। करेंसी इज डीवैल्यूड एंड इफ एनी चेंजेस टेक प्लेस इन द करेंसी इट इज रीवैल्यूड। करेंसी कम हुई, कुछ चेंजेस किए, करेंसी बढ़ गई। यहाँ पे वैल्यू और डीवैल्यूड वर्ड यूज होता है। इस यहाँ पे एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट यूज होता है। अभी भी हम सुनते हैं कि कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, एप्रिशिएट हो गई, ये क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का बैंक जो है वो डिटरमाइन करता है आपका एक्सचेंज रेट। और यहाँ पे कौन डिसाइड करता है? यहाँ पे कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन नहीं देता। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन देगा, यहाँ पे नहीं देगा। फॉरेन रिजर्व नीड टू बी मेंटेन। फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मार्केट फोर्सेस होंगे वो अपने आप ही इस हिसाब से अरेंज हो जाएंगी। इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? यहाँ पे डेफिसिट हो सकता है, कैन कॉज डेफिसिट इन बीओपी, और उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे डेफिसिट और सरप्लस दोनों हो सकते हैं और उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से अपने आप ही एडजस्टेड हो जाता है। आगे देखो, एशियान की बात कर रहे हैं हम। एशियान 8 अगस्त 1967 में स्टैब्लिश किया गया था बैंकॉक में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 5 ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज थी इसमें। कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। क्या इसको याद करना ज़रूरी है? बिल्कुल, बेशक इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रीज़ कब आई, कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कितनी हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज़ के नेम अगर बहुत सारे हैं तो मत याद करो, एटलीस्ट इतना तो याद रखो, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कितनी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। क्योंकि जब आपको इसको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा ना, तो आप सब में कंफ्यूज हो जाओगे और सोचोगे क्या लिखना था और क्या छोड़ना था। आगे देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या कह रही है ये जो ट्रीटी है अमेटियन कॉर्पोरेशन साइंड एट द फर्स्ट एशियान, कब साइन की थी? 24। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब साइन की गई थी, उससे ऊपर इम्पोर्टेंट है। बाकी जिसको लिखना है वो इसको लिख सकते हो कि फर्स्ट ट्रीटी कब आई थी। इसके अंदर क्या दिया जाता है? कहते हैं कि इंडिपेंडेंस दो आपस की कंट्रीज को, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, इक्वालिटी दो, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, आपस में मिलजुल के काम करना है, नेशनल आइडेंटिटी सारे नेशन को, राइट है हर स्टेट को नेशनल एग्जिस्टेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, सबवर्जन और कोवर्जन, इन सब से क्या किया जा सके, ये फ्री है। फ्री मीन्स कोई दखलंदाजी नहीं देगा, कोई सबवर्जन नहीं करेगा, कोई कोवर्जन किसी पे कोई किसी तरीके का दबाव नहीं डालेगा। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में नहीं घुसोगे। सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स, डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स अगर कंट्रीज के बीच में आ रहे हैं तो उनको सेटलमेंट करना ये ज़रूरी है।
थ्रिएट रेम्यूनिकेशन ऑफ द थ्रिएट एंड यूजर फोर्स, ना किसी को डराया धमकाया जाएगा और ना फोर्स किया जाएगा किसी चीज़ के लिए, और कोऑपरेशन करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसियान जो है वो आपका क्या क्या काम ज़रूरी से करता है, इसके मेन एम ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है, प्रोग्रेस, ठीक है, स्ट्रेंथन करो, आपस में शांति बनाए रखो। सेकंड, टू प्रमोट रीजनल पीस, धर्म के बेसिस पे स्टेबिलिटी मेंटेन करो, रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए कंट्रीज के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। 1995 में एशियान के जो हेड थे ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ रीअफर्म्ड दैट एशियन कोऑपरेटिव पीस एंड शेयर्ड, कि बहुत अच्छे से हम लोग एशियान के जो मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे से इन पे काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन बना के रखना, रीजनल प्रोस्पेरिटी बना के रखना, और आपस में क्या कहते हैं उसको, सॉवरेनिटी बना के रखना। सार्क का क्या है, देखो, सार्क इज द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, जो कि 8 दिसंबर 1985 में आया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब आए हैं और उन्होंने मिलके काम किया है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट विद इन द सोशल साउथ एशियन, मीन साउथ के जितने भी थे उनको मिला के, वो बाउंड्रीज वगैरह मिला के और काम करने की कोशिश करी है कि इसमें भी जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हम इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, सोशल, कल्चरल में डेवलपमेंट ला सकें और सेल्फ रिलायंट हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें इन सब चीज़ों में। मतलब हमें इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इसमें ज़्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े और कंट्रीज़ पे। आगे देखो, इट इज़ इंडिकेटेड टू इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, emphasize collective self reliance in terms of population, its sphere of influence largest of any regional organization, सब में काफ़ी ज़्यादा है। आगे देखो, चलो अभी तो है, आगे देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए काम किया जा सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जा सके। इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली हम क्या कर पाएँ, डेवलपमेंट कर पाएँ, पूरे पोटेंशियल से काम कर सकें, हम प्रमोट कर सके, प्रमोट एंड स्ट्रेंथन सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भर हो सकें, एक दूसरे पे भरोसा हो, उसको समझें, एक दूसरे को बढ़ावा दें, कोलेब्रेशन आए, देखो यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों की बात कर ली, ट्रस्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, अप्रिशिएट करें, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से प्रॉब्लम है तो उसको अप्रिशिएट करें, ध्यान दें उन सब चीज़ों पे, डिस्प्यूट्स वगैरह को सेटल करें, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक फील्ड्स में अच्छे से काम कर सके, कोऑपरेशन हो, कोऑपरेशन आपस में भी हो और आपस में मिलके और कंट्रीज से भी हो, cooperation with international and regional organization with similar aim and purposes, एक जैसे पर्पसेस में हम काम कर सकें। आगे देखो, नाफ्टा के बारे में बात कर रहे हैं। नाफ्टा क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किस किस के बीच में है, यूएस, कनाडा, मेक्सिको के बीच में है। ये ज़्यादातर कहता है जो टैरिफ वगैरह है ना उसको ख़त्म कर दो, बिल्कुल आपस में आराम से मिलजुल के ट्रेड को प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो, इन सब के बारे में। देखो इन्होंने क्या कहा, नाफ्टा क्या कहता था और USMCA क्या है ये, एक सेकेंड इसको हम देखते हैं, ये कितनी कंट्रीज से मिलके बना है। देखो यूएस, कनाडा, मेक्सिको, तो ईडी से USMCA, नाफ्टा का नाम बदल के हमने क्या बोल दिया, USMCA नाम रख दिया। अब इसमें चेंजेस क्या है, देखो सबसे पहले देखो ऑटोज के अंदर 62.5% ऑफ व्हीकल कंपोनेंट्स नॉर्थ अमेरिका में बनेंगे। यहाँ पे बोला 75% नॉर्थ अमेरिका के
ओरिजिन में होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्शन देंगे सर्टेन ड्रग क्लासेस चीपर अल्टरनेटिव्स में। ये कह रहे हैं हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन को ही एलिमिनेट कर देंगे। ऐसा ही नहीं होगा कि हम प्रोटेक्शन दें किसी किसी चीज़ में, नहीं, किसी में भी नहीं देंगे। प्रोटेक्टेड मार्केटिंग इन कैनेडा लिमिटिंग एक्सेस, यहाँ पे कह रहे हैं उसको भी अलाउ कर देंगे 3.6%। ये कह रहे हैं अलाउ कंपनीज टू गवर्नमेंट फॉर, अगर कोई भी कंपनी अनफेयर ट्रीटमेंट करती है तो गवर्नमेंट उसको सो करेगी। ये कह रहे हैं एलिमिनेशन एक्सेप्ट फॉर सर्टेन मैक्सिकन इंडस्ट्री, पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे सिर्फ मैक्सिकन कंट्रीज़ को लेकर के। ये 50 साल तक के लिए बनाया गया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्शन उसे 50 साल तक की देती है, यहाँ पे 70 साल की दे रही है। तो देख रहे हो एक टॉपिक से आपके 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं। सिर्फ नाफ्टा ही नहीं, USMCA भी मैंने कवर कर दिया। फिर यहाँ पे लास्ट देखो पॉइंट क्या बोल रखा है कि ट्रीटी सनसेट प्रोविजन, यहाँ पे ऐसी कोई ट्रीटी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ट्रीटी टू बी रिव्यूड आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद हम ट्रीटी को देखेंगे, अगर हमें ठीक लगेगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज 16 साल के बाद हम इसको एक्सपायर भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं एज पर दियर रिक्वायरमेंट और एज पर दियर प्रिडिक्शंस। चलो, तो फिर इस लेक्चर वीडियो में आप लोगों को इतना ही। अब आप लोगों का काम है अच्छे से पूरा वीडियोस कंप्लीट करो। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और आप लोग उसको गो थ्रू करो, डाउट्स वगैरह मेंशन करो। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको कोशिश कर रही हूँ मैं, अगर हो सकता है कुछ सब्जेक्ट कवर तो मैं कर लूँगी। बाकी आप लोग को जितनी वीडियोस एटलीस्ट अवेलेबल करा रही हूँ उसमें अपनी कमांड हासिल करो, उसमें फुल टू फुल मार्क्स लेके आओ, ठीक है। तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।